प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब मोहन राकेश जी द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, जो आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आइए सबसे पहले हम सब मोहन राकेश जी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात सिपाही की माँ कहानी के जो रचनाकार हैं मोहन राकेश जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। तो ये पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम इनका क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम है। तो बचपन का इनके नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। इनके माता पिता का क्या नाम है? तो बच्चन कौर। इनकी माता जी का नाम क्या था? बच्चन कौर। और पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। ये पेशे से क्या थे? पेशे से वकील थे। इनके पिताजी, मोहन राकेश जी के पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे। इनकी वृत्ति क्या थी? तो 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। तो 1960 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। 1962 में सारिका के संपादक। तो सारिका नामक पत्रिका थी, उसके संपादक ये 1962 में बने, अर्थात इन्होंने सारिका नामक पत्रिका का संपादन का कार्य भी किया। इनकी कृतियां इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, ये जो है कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, ये कहानी संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, ये दोनों क्या है? ये दोनों उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे और ना आने वाला कल, ये दोनों उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये क्या है? ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों नाटक। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, आखिरी चट्टान तक, ये क्या है? ये जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी जो है, ये क्या है? ये एक एकांकी रचना है। पैरों तले की जमीन, ये भी जो है एकांकी रचना है। तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ही ये जो आपका सिपाही की माँ नामक रचना जो आपके सिलेबस में है, वो लिया गया है। किससे लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। आखिरी चट्टान तक, तो आखिरी चट्टान तक ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। वक्लम खुद क्या है? निबंध है। और वक्लम खुद नाम से नामवर सिंह ने भी लिखा है। वक्लम खुद नाम से नामवर सिंह ने भी लिखा है। तो ये दोनों लोगों ने वक्लम खुद नाम से लिखा है, लेकिन इन्होंने निबंध लिखा है और वो उनकी रचना अलग है। आइए अब हम सब मोहन राकेश जी द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ के बारे में पढ़ते हैं कि इस सिपाही की माँ नामक एकांकी में क्या है, किस चीज के बारे में लिखा गया। तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे? तो कौन थे वो हैं मोहन राकेश जी। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से 1973 से ली गई है। मतलब ये 1973 में प्रकाशित हुई थी और इसी एकांकी संग्रह से ये सिपाही की माँ नामक ये एकांकी है, इसको लिया गया है। तो ये पूछा जा चुका है कि सिपाही की माँ नामक एकांकी मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी संग्रह किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो अंडे के छिलके से लिया गया है। मोहन राकेश ने प्रस्तुत एकांकी में निम्न मध्यम वर्गीय माँ बेटी की कथा वस्तु दो भागों में प्रस्तुत की है। तो ये मोहन राकेश जी द्वारा सिपाही की माँ नामक एकांकी में किस वर्ग की कहानी को प्रस्तुत किया है? तो निम्न मध्यम वर्ग की कहानी को प्रस्तुत किया है। तो ये पूछा भी गया है सिपाही की माँ नामक एकांकी किस वर्ग की कहानी है? तो किस वर्ग की कहानी है? निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है। और ये किसकी कहानी है? माँ और बेटी की कथा वस्तु है। तो इस कहानी में किसका कथा वस्तु है प्रस्तुत किया गया है? तो माँ और बेटी का कथा वस्तु प्रस्तुत किया, अर्थात इसमें माँ और बेटी के बीच ही अधिकतर संवाद होते हैं। दो भागों में प्रस्तुत की गई है। तो इस एकांकी में कितने भाग हैं? इस एकांकी में दो भाग हैं। घर का इकलौता वारिस मानक द्वितीय विश्व युद्ध में मोर्चे पर है। तो घर का जो इकलौता वारिस है मानक किस विश्व युद्ध के मोर्चे पर है? तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर है। किस विश्व युद्ध के मोर्चे पर है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वो है। उसकी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, अतः उसका हाथ पीला करने के लिए वह धन हेतु सिपाही के रूप में भर्ती हुआ है। तो जो ये मानक है
वो मानक फौज में किस लिए भर्ती हुआ है? क्योंकि उसकी बहन जो है शादी के योग्य हो गई है, उसकी शादी करनी है, इसलिए पैसे की जरूरत है, इसलिए मानक को उसकी माँ ने जो है फौज में भर्ती करा दिया, अर्थात वो फौज में भर्ती हो गया है। अगर उसकी बहन की शादी नहीं करनी होती तो वो फौज में नहीं जाता। वह माँ बिस्नी देवी और बहन के आशा का केंद्र है, अर्थात बिस्नी देवी और उसकी माँ जो है और उसकी बहन जो है वो दोनों के आशा का केंद्र है, अर्थात माँ और बेटी जो है उनकी एकमात्र वो सहारा है। माँ एक देहाती अनपढ़ और भोली भाली महिला है। तो माँ जो है बिस्नी देवी कैसी है, उसकी क्या विशेषता है? तो ये देहाती है, अनपढ़ है और भोली भाली महिला है जो चरखे पर सूत कात रही है। तो इस कहानी में बिस्नी देवी, ये शुरू होता है एकांकी नाटक, तो उसमें क्या कर रही है? तो वो चरखे से सूत कात रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिस्नी देवी खटिये पर बैठ करके क्या कर रही है? तो क्या कर रही है? वो चरखे से सूत कात रही है। इधर कई महीने से मानक का पत्र नहीं आया। तो कई महीने से, चूंकि मानक जो है फौज में था, लड़ाई के मैदान में था और उसका कोई पत्र कई महीने से नहीं आया था। उसके पत्र के इंतजार में माँ की आंखें पथरीली हो गई। तो मानक के पत्र के इंतजार में माँ की आंखें हमेशा लगी रहती थी, वो उसी आशा में रहती थी, आज उसका पत्र आएगा, कल उसका पत्र आएगा, और वो सोच सोच करके उसकी आंखें पथरीली हो गई। मुन्नी कहती है अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तो उसकी बेटी, बिस्नी देवी की बेटी मुन्नी कहती है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। पड़ोसन कुंती आती है और कहती है कि मेरी 13 वर्षीय बेटी धन्नो की बैसाख में ब्याह दी जाएगी। तो बिस्नी देवी की पड़ोसन जो है कुंती आती है और बिस्नी देवी से कहती है कि उसकी बेटी, 13 वर्षीय बेटी का विवाह बैसाख में हो जाएगा। तो वो उससे सूचना देती है कि मेरी जो बेटी है उसका विवाह, जो 13 वर्ष की उसकी आयु है, उसका विवाह इसी बैसाख में हो जाएगा। तो जो ये पड़ोसन कुंती है, कुंती की बेटी की आयु कितनी है? तो कितनी आयु है? 13 वर्ष। तो ये पूछा भी गया है कि कुंती की बेटी की आयु कितना है? तो कितना है? 13 वर्ष। वह मानक की 14 वर्षीय बहन मुन्नी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए कहती है। तो मानक की बहन जो है मुन्नी, वो कितने वर्ष की है? तो 14 वर्ष की है। उसके लिए वो वर देखने की बात करती है। अर्थात जो ये पड़ोसन कुंती है, उसकी बेटी जो है 13 वर्ष की है और मानक की बहन मुन्नी, उसकी आयु जो है 14 वर्ष है। तो ये दोनों की आयु जो है याद रखना है। पिसनी देवी कहती है कि बर घर देखकर क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। जब बिस्नी देवी जो है कुंती से, बिस्नी देवी कहती है कि घर बर देख करके क्या करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, जब मानक आएगा तभी कुछ होगा, अगर बर देख भी लेंगे तो हम शादी कैसे करेंगे। जो बिस्नी देवी है वो जो है अपनी बेटी की शादी के बारे में ऐसा कहती है कि बर देख लेंगे तभी कुछ होने वाला नहीं है, मानक आएगा तो पैसा लाएगा तभी शादी हो पाएगी, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। वो ये भी कहती है कि आजकल शादी में कितने खर्चे लगते हैं। तो ये जो लाइन है, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या करने के लिए भी पूछा जाता है। इसी बीच हड्डियों का चलता फिरता ढांचा दीनू कुम्हार हाँफते हुए आता है। तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दीनू कुम्हार। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा, उसका क्या नाम है? दीनू कुम्हार। दो अजनबी लड़कियों की ओर इशारा करता है, तो दीनू कुम्हार आता है और दो अजनबी लड़कियों के आने की सूचना देता है। कुंती बिस्नी से कहती है कि ये लड़कियां क्रिस्टान है। कुंती देवी जो है वो बिस्नी से कहती है कि ये जो लड़कियां जो आ रही हैं ये क्रिस्टान है। क्रिस्टान होती हैं जो मर्दों को घरों में रखती हैं और आप बाहर घूमती हैं। तो कुंती देवी कहती है कि क्रिस्टान वे होती हैं जो अपने मर्दों को घर में रखती हैं और आप जो है बाहर घूम घूम कर काम करती हैं। तो वो जो है ऐसा बताती है। पहली लड़की कहती है थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेंगे। तो पहली लड़की दाल चावल मांगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों लड़कियां इन सबसे क्या मांग रही थी, दोनों लड़कियां किस चीज को मांग रही थी। तो किस चीज को मांग रही थी? तो दोनों लड़कियां जो है दाल चावल मांग रही थी। दूसरी लड़की कहती है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, हम रिफ्यूजी हैं, मतलब हम सब शरणार्थी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। दूसरी लड़की कहती है कि हम सब रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं और बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। तो वो बताती है कि हम सब कहाँ से आ रहे हैं? रंगून से आ रहे हैं। रंगून क्या है? बर्मा की राजधानी है। बातचीत से ज्ञात होता है कि दोनों लड़कियां बर्मा से जान बचाकर भाग आई हैं। वो आपस में बातचीत करते हैं वो सब, तो वो बताती हैं कि हम सब बर्मा से जान बचाकर आए हैं, वहां भीषण युद्ध चल रहा है, अगर हम वहां से भाग कर ना आते तो हम सब भी मारे जाते, ऐसा वो दोनों लड़कियां कहती हैं। मुन्नी जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते,
तो मुन्नी सुनती है तो कहती है कि चूंकि उसका भाई भी मानक भी जो है वहां पर युद्ध कर रहा था, तो वो मुन्नी कहती है कि जिस रास्ते से तुम भाग कर आए हो उसी रास्ते से क्या फौजी लोग भाग कर नहीं आ सकते हैं? ऐसा जो है मुन्नी कहती है। तो पहली लड़की कहती है नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जब ये प्रश्न करती है मुन्नी कि वहां से फौजी भागकर नहीं आ सकते, तो जो पहली लड़की है वो कहती है नहीं, फौजी वहां से भागकर नहीं आ सकते। वो जो है फौज के नियम को बताती है कि वहां से भागकर नहीं आ सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, अर्थात वहां से कोई भाग नहीं सकता। बिस्नी सिहरकर हाय नहीं, तो बिस्नी सिहरकर कहती है कि हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है? तो बिस्नी देवी कहती है कि फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। तो बिस्नी देवी कहती है कि उन्हें भागने की क्या जरूरत है, जब उन्हें छुट्टी की जरूरत होगी तो छुट्टी मिल जाएगी, जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा? तो बिस्नी देवी डर जाती है कहीं कि वो उसका बेटा मानक भी भाग कर ना आए और उसे भी कोई गोली ना मार दे। तो इस भय से वो इस तरह से बातें करती है कि कोई फौजी भाग कर क्यों आएगा, अगर जब उसे आना होगा तो छुट्टी लेकर ही आएगा। वे इतने अनजान थोड़े ही हैं, तो वो कहती है इतने अनजान थोड़े ही हैं कि भागेंगे फौज से और उन्हें गोली मार दी जाए। वे जानते हैं और जब उनको जरूरत होगी छुट्टी मिलेगी तो वो छुट्टी लेकर ही आएंगे। बर्मा में अंग्रेजी सेना और जापानी सेना में खूनी जंग चालू है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि बर्मा में अंग्रेजी सेना और जापानी सेना में खूनी जंग चालू है। तो ये जो बर्मा में जो है अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना की तरफ से ये जो मानक लड़ रहा था और जो है जापानी सेना से उसका युद्ध हो रहा था। तो ये दोनों चीजें पूछी भी जा सकती हैं कि सिपाही की माँ कहानी में किसके किसके बीच युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों के बीच और जापानी सेना के बीच युद्ध चल रहा था और मानक किसकी तरफ से लड़ रहा था, तो अंग्रेजों की तरफ से वो युद्ध जापानी सेना से कर रहा था। माँ चिंतित हो उठती है। मुन्नी दिलासा दिलाती है कि भैया सकुशल लौट आएंगे। युद्ध की बातों को सुन करके जो है माँ चिंतित हो जाती है कि तो जो है मुन्नी जो है उसे दिलासा दिलाती है कि नहीं भैया सकुशल लौट आएंगे। बिस्नी पूछती है कि बर्मा से यहाँ तक कितने दिन में पहुंचा जा सकता है। तो बिस्नी देवी उन लड़कियों से पूछती है कि बर्मा से यहाँ तक कितने दिन में पहुंचा जा सकता है, अर्थात वहां से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। तो पहली लड़की कहती है कि दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुंच गए तो महीना 20 दिन में पहुंच गए और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए। तो वो लड़कियां कहती हैं कि माँ जी दिनों का कोई हिसाब नहीं है, अगर हम पहुंच गए तो महीना 20 दिन में हम सब पहुंच जाते हैं, अगर ना पहुंच पाए तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, अर्थात वहां पर मार दिए जाएंगे। तो बताती हैं किस लिए हम सब पहुंच सकते हैं और किस लिए नहीं पहुंच सकते। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, अर्थात जो आना पड़ता है घने जंगलों के बीच से आना पड़ता है। फिर जंगली जानवर, उन जंगल में क्या है, जंगली जानवर है, उनका भी भय लगा रहता है कि कहीं जंगली जानवर मार ना दे। और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। तो वो कहती है कि एक तो घना जंगल है, दूसरा घने जंगल में एक जंगली जानवर भी है और ये पता भी नहीं रहता है कि कहाँ पर दुश्मन की फौज जो है मोर्चा जमाए बैठी हुई है। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है। तो वो लड़कियां बताती हैं कि जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चल रही है, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाश देखी है। तो वो दोनों लड़कियां बताती हैं हम सब जब आ रहे थे तो हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाशें देखी हैं। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाही की लाशें पड़ी मिलती हैं तो वहां पर जापानी सिपाहियों की। तो बताती हैं कि कहीं जापानी सिपाहियों की लाश पड़ी है तो कहीं हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाश पड़ी है और ये लाशें सैकड़ों की संख्या में हैं और ये सब युद्ध में मारे गए हैं। मुन्नी बिस्नी से कहती है कि आज तारो ससुराल से वापस आई है। जब ये सब बातें समाप्त हो जाती हैं तो ये दोनों माँ बेटी आपस में बात करती हैं। मुन्नी बिस्नी से कहती है कि आज तारो जो है उसकी सहेली है मुन्नी की, वो ससुराल से वापस आई है। उसके घर वालों ने इस बार उसे सच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। तो मुन्नी जो है अपनी माँ बिस्नी देवी से कहती है कि तारो ससुराल से वापस आई है और उसके ससुराल वालों ने उसे सच्चे मोतियों के कड़े बनवा कर दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही है। तो वो कहती है कि वो जो कड़े पाई है अपने ससुराल में वो सबको गांव वालों को सबको दिखा रही है। उसके कड़े में मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो मुन्नी बताती है कि जो तारो नामक लड़की जो है जिस कड़े को पाई है उसमें जो मोतियां लगे हैं वो तारों की तरह से चमक रहे हैं, जैसे तारे चमकते हैं उसी तरह से वो चमक रहे हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं। तो एक सहेली उसकी बंतो है, तो ये बताती है कि बंतो को जो कड़ा मिला है वो उस तारों के कड़ों के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात वो उसके जैसा नहीं है। इस पर बिस्नी कहती है कि तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए भी उससे अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। तो बिस्नी देवी अपनी बेटी मुन्नी से कहती है कि जब तेरा भैया मानक आएगा तो जो ये तारों है तारों के कड़े से भी अच्छा कड़ा तुम्हारे लिए लाएगा और चूड़ियां भी लाएगा। रात में माँ बेटी गहरी नींद में सोए। तो माँ बेटी इन सब बातों को करते हुए रात में गहरी नींद में सोते हैं।
माँ सपना देखती है। तो माँ सपना देखती है, क्या सपना देखती है? एक सैनिक बेहोश होकर उसके पाँव के पास गिर जाता है। माँ सपना देखती है कि एक सैनिक बेहोश होकर उसके पाँव के पास गिर जाता है, अर्थात बिस्नी देवी के पाँव के पास एक सैनिक गिरता है। वह मानक है, वो उसे पहचानती है, बिस्नी देवी पहचानती है कि ये तो मेरा बेटा मानक है। वह उसे गर्म दूध पीने को कहती है, मानक पानी पीने को मांगता है। तो वो अपने बेटे को, चूंकि वो घायल था, उसको गर्म दूध पीने के लिए कहती है कि तुम गर्म दूध पी लो। तुम उसका बेटा मानक कहता है, नहीं मैं गर्म दूध नहीं पीऊंगा, मुझे पानी पिला दीजिए। तो मानक क्या मांगता है? वो पानी मांगता है। और माँ क्या उसे पीने के लिए देना चाहती है? गर्म दूध। मानक को मारने के लिए जापानी सैनिक उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं। तो जो जापानी सैनिक होते हैं वो मानक को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वह उसे मारना चाहते हैं, जापानी सैनिक जो है उसे मारना चाहते हैं। माँ उसे ऐसा करने से रोकती है। तो जापानी सैनिक जो है वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन माँ उसे ऐसा करने से रोकती है। बिस्नी देवी उसे मारने से रोकती है। बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तो जब सैनिक मारना चाहता है तो बिस्नी देवी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इस सैनिक की माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही कहता है, तू जिसे गोद में लेकर बैठी हो वह मुर्दा है। तो वो सिपाही उस माँ से कहता है, बिस्नी देवी से कहता है कि तुम जिसका सर अपनी गोद में रखकर बैठी हो वो मुर्दा हो चुका है। उसी समय मानक बोलता है, मैं हिल डुल सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। उसी समय मानक सुन करके उस बात को बोलता है कि मैं हिल डुल सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। ऐसा वो बिस्नी देवी सपने में देख रही। सिपाही कहता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो वो सिपाही कहता है कि मैं अभी इसकी लाश को गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश को ले जाकर के जंगल में चील कौओं के आगे डाल दूंगा। ऐसी बात वो सिपाही कहता है, किसके सामने? माँ के सामने। जो मानक है, मानक की माँ बिस्नी देवी के सामने ऐसी बात वो कहता है। तू इसकी माँ है। फिर सिपाही कहता है, तू इसकी माँ है। उसे भी घूर कर देखता है, अर्थात वो बिस्नी देवी को वो सिपाही घूर कर देखता है। पर तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। तो वो सिपाही कहता है, तू इसकी माँ है। घूर कर देखता है और कहता है, देखने में तू इस बहसी की माँ नहीं लगती। मुझे पता है, यह लड़ाई में बासियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं जानवर है। और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। तो सिपाही कहता है कि ये जिसका सर अपनी गोद में लेकर बैठी हो, ये जो है भैंसी है और जानवरों की तरह से गोलियां चलाता है, भैंसियों की तरह से गोलियां चलाता है। और इसने ना जाने कितने सिपाहियों को इसने मौत के घाट उतारा है। बिस्नी देवी कहती है, मेरा बेटा वैसी नहीं है, ये किसी की जान नहीं ले सकता। तो बिस्नी देवी उसे बताती है, उस सिपाही से कहती है कि ये मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता और ये वैसी भी नहीं है। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। तो बिस्नी देवी कहती है, ये इतना जो है कोमल स्वभाव का है, इतना मतलब दयावान है कि ये आंखों के सामने मरता हुआ कबूतर को भी नहीं देख सकता है। मानक उठ खड़ा होता है और सिपाही को मारने पर उतारू हो जाता है। तो उसी दौरान मानक उठकर खड़ा हो जाता है और सिपाही को मारने के लिए उतारू हो जाता है। माँ बीच में आ जाती है। तो जो है, जब मानक उस सिपाही को मारना चाहता है, उसी बीच जो मानक की माँ है वो बीच में आ जाती है और कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, वो भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अर्थात बिस्नी देवी मानक से कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, वो भी हमारी तरह गरीब आदमी है। जिस तरह से हम सब गरीब आदमी हैं, सेना में भर्ती होकर के जिस तरह से तुम युद्ध कर रहे हो, उसी तरह से वो भी गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। तो वो बताती है, बिस्नी देवी कहती है कि इसकी जो माँ है, इस सिपाही की माँ है, वो रो रो करके पागल हो गई। इसके घर में बच्चा होने वाला है। तो वो बताती है कि इसके घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीबी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो बिस्नी देवी कहती है कि ये जो सिपाही है, अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी माँ रो रो करके पागल हो जाएगी। इसकी जो बीबी है उसको बच्चा होने वाला है, अगर ये मर जाएगा तो इसकी बीबी फांसी लगा लेगी, जिसके साथ वो बच्चा भी मर जाएगा। ऐसी बात बिस्नी देवी कहती है। मानक अचानक उठकर सिपाही पर हमला करता है और कहता है, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से बढ़कर हूँ। यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार दे। तो इसी बीच मानक जो है उठ करके खड़ा हो जाता है और वो सिपाही पर हमला कर देता है और इस बात को कहता है कि मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से बढ़कर हूँ। यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार देगा। अर्थात एक सिपाही का जो कर्तव्य होता है उस बात को वो कहता है। तो ये लाइन जो है व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, मैं भैंसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं भैंसी और जानवर से बढ़कर हूँ, यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है और इसको याद रखना है। मानक अपनी माँ को झटक देता है। इसी दौरान मानक अपनी माँ को झटक देता है और दोनों वहां से पर्दे के पीछे चले जाते हैं।
तो पर्दा गिरता है और मानक और उसकी माँ पर्दे के पीछे चले जाते हैं। गोलियां चलती हैं, बिस्नी मानक मानक कहकर चिल्लाती है। इसी दौरान जब पर्दे के पीछे चले जाते हैं मतलब वो आंखों से ओझल हो जाता है। इसी दौरान बिस्नी देवी मानक मानक करके के चिल्लाने लगती है। मुन्नी की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रही थी और सपने में वो जब मानक दूर चला जाता है तो वो जो है मानक मानक कह करके चिल्लाने लगती है और सपने में वो चिल्लाने लगती है। आवाज सुन करके मुन्नी की आंख खुल जाती है। वह माँ को जगाती है। बिस्नी शीघ्र ही अपने आप को संभाल लेती है। तो जो है मुन्नी जो है अपनी माँ बिस्नी देवी को जगाती है, लेकिन बिस्नी देवी अपने आप को संभाल लेती है कि मैं सपना देख रही थी और ये बुरा सपना था। मुन्नी से कहती है जा तू सो जा। मुन्नी से बिस्नी देवी कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बिस्नी भगवान का भजन गाती है। तो इसके बाद बिस्नी देवी जो है भगवान का भजन गाती है और पर्दा गिरता है। इसी दौरान पर्दा जो है गिर जाता है। तो आपने जो है बहुत अच्छे से सिपाही की माँ नामक कहानी को पढ़ा है। आशा करते हैं कि इसके जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित हमारे क्लास से संबंधित हमारे जो टेस्ट है उससे संबंधित सूचना के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और हमसे एकदम से अपडेट रहिए। जो भी सूचना हो आप उस पर तुरंत प्राप्त कर लिया करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।